हम सबको पता है कि किसी भी ताप पर दिए गए गैस के सभी अणु लगातार विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। अब इनकी गति एक बराबर तो होती नहीं। कुछ अणु कम वेग से गति करते हैं, कुछ अणु ज्यादा वेग से। हाँ जी। हाँ जी बोले। नेटवर्क आपके साइड दिक्कत है ना? आपके साइड नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अरे वो ऐसा लगता है, आपको इंटरनेट और टावर के फुल दिखने से बहुत अंतर होता है ना। देखिए, तो खैर, अब इन वेगों को हम कई तरीके से नाप सकते हैं। इन वेगों को कई तरीके से देख सकते हैं, जिनमें पहला है औसत या माध्य वेग। पहला तरीका इन वेगों को मापने का है औसत वेग। जैसे एक क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, अब हर बच्चा अलग अलग नंबर लेके आता है, तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी के नंबर जोड़ देंगे और उसको बच्चों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो औसत वेग को हम दर्शाते हैं सी बार या वी से, और ये होता है सभी वेगों का योग या गैस में उपस्थित अणुओं के वेगों का योग बटा अणुओं की संख्या। माइक बंद कर लेंगे बेटा, है ना? आप लोगों के माइक से प्रॉब्लम हो रही है। अणुओं के वेगों का योग बटा अणुओं की संख्या। मान लो सभी अणु अलग अलग वेग से गति कर रहे हैं, तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn तक, है ना? बटा अणुओं की संख्या कितनी है ये तो निश्चित है, n अणु है, n से भाग दो देंगे। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अणुओं का समूह एक वेग से वेग गति कर रहा है, तो ऐसे में N1 अणु V1 वेग से गति करते हैं, N2 अणु V2 वेग से गति करते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं Ni अणु Vi वेग से गति करते हुए। तो यहां हम करेंगे, सबको जोड़ देंगे, N1 प्लस N2 प्लस Ni। ठीक है ना? ये हमारा सिंपल सा है औसत वेग। जैसा हम औसत निकालते हैं वही फार्मूला है, कुछ खास नहीं। औसत वेग और आरटी वगैरह में क्या संबंध है? तो हमने देखा कि सी बार बराबर होता है √8 आर टी बटा पाई एम। अब आरटी की जगह हम पीवी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीवी बराबर आरटी होता है। तो पीवी बटा पाई एम। अच्छा, यहां एम आप कैपिटल ले लें तो बेहतर है। अब ये जो एम है ये अणुओं की संख्या है। किसी एक ने माइक ऑन कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। ठीक है, बंद कर लो बेटा। हाँ, ठीक है ना? अब अब देखो, आपको पता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व होता है। ये उल्टा है तो बटा में आ जाएगा। 8 पी अपॉन, आप स्मॉल डी लिखना चाहे स्मॉल डी लिखें, कैपिटल डी लिखना चाहे कैपिटल डी लिखें, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया हमारा सूत्र औसत वेग से रिलेटेड। ठीक है ना?
अब इसके बाद अगला वेग जो है, ये पहला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। औसत वेग के बाद हमारा दूसरा वेग आता है वर्ग माध्य मूल वेग। इसी वेग का इस्तेमाल अणुगतिक समीकरण और ज्यादातर समीकरणों में किया जाता है। वर्ग माध्य मूल वेग, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है? ये सभी वर्गों के सभी वेगों के वर्ग का योग है। उसका औसत निकाल के उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो यहां हम इसको कह सकते हैं किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेगों के वर्गों का माध्य, माध्य मतलब औसत का वर्गमूल। जैसे मान लो इसको U से दर्शाया गया है। मान लो कुछ अणु V1 से गति करता है, एक अणु V2 वेग से गति करता है, एक अणु V3 वेग से गति करता है, सो ऑन Vn तक गति हो रही है। हर अणु अलग अलग गति कर रहा है। हर अणु की गति को वर्ग करके जोड़ेंगे, बटा n करेंगे और इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ये है रूट मीन स्क्वायर। इसी को अगर हम समूहों के रूप में ले तो n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं हम। प्लस सो ऑन करते हुए आप आगे बढ़ जाइए, बटा n1 प्लस n2 प्लस स्क्वायर रूट ले लीजिए। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था, U बराबर हमारा फार्मूला था ना, याद है, PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर mu स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3RT अपॉन m। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8RT यानी PV बटा m। m बटा v बराबर d होता है। आप चाहे तो मैंने कहा था कैपिटल या स्मॉल d, जिसका भी आप प्रयोग करना चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा d। ये हमारा आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अगला क्या है, सॉरी यहाँ 8 नहीं 3 होगा, मैं ऊपर से देख रहा था इसलिए गड़बड़ हो गया। ये दूसरा तरह का वेग है। तीसरा वेग क्या है, तीसरे वेग को हम कहते हैं अधिकतम प्रायिकतम वेग। अधिकतम प्रायिक वेग या इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है इंग्लिश में। क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी? मान लीजिए एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, तो दो चार बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10% से कम आएगा, दो चार से थोड़ा ज्यादा होंगे जो 20% तक आएंगे, थोड़ा और ज्यादा लोग होंगे 30%, फिर 40%। आप देखेंगे 50 से 60 वाली लाइन पे सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। तो वह वेग जिसको सबसे ज्यादा अणु फॉलो करते हैं, वह वेग जिस पर सबसे ज्यादा अणु गति करते हैं, उसको कहते हैं अधिकतम प्रायिक वेग। और इसके लिए इसको अल्फा से निरूपित किया गया है सीधे सीधे। इसका फार्मूला नहीं है आपके पास, सीधा हमने दिया है अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट। अंडर रूट में ये है 2RT अपॉन m। 3 की जगह क्या है 2 हो गया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब इसको बराबर कर दो, RT की जगह हो जाएगा PV बटा m। V बटा m की जगह आप D ले सकते हैं, तो अंडर रूट 2P बटा D। ये हो गया हमारा। अब जरा हम तुलना करें C U और अल्फा में। C अनुपात U अनुपात अल्फा।
तो सी का फार्मूला कॉमन फार्मूला रख दो, कोई सा भी रख सकते हैं आप, हम ये वाला रख लेते हैं। तो सी के लिए है 8RT/πm, यू के लिए है 3RT/m, अल्फा के लिए है 2RT/m। RT/m, RT/m, RT/m कट जाएगा, यहां बचेगा 8/π अनुपात लेते हैं, ठीक है ना सर, अनुपात √3 अनुपात √2। अब 8/3.14 पाई का मान है, तो ये अगर हम हल कर लें तो ये हमारा कितना आएगा, इसको आप चाहें तो खुद भी हल कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 1.595 अनुपात √3, तो 1.732 और ये 1.414। इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, ये, इससे भाग दे दो सबको, तो ये आ जाएगा आपका 1.128 अनुपात 1. ये आ जाएगा आपका 2 और ये 1। ये हमारा इनके बीच संबंध है। तो किसी एक वेग का मान पता होने पे आप इसका गुणा करते जाइए, आपको दूसरे का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये संबंध याद रखिए, स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे आणविक वेगों व ऊर्जाओं का वितरण या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण। आणविक वेगों व ऊर्जाओं का वितरण, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण भी इसको बोला जाता है। चलिए, तो हमारे पास जितने अणु हैं उनको मैं y अक्ष पर रख रहा हूं, इसको लिखेंगे अणुओं का प्रभाज, अणुओं का प्रभाज। और इधर हम रख देते हैं ऊर्जा, ले सकते हैं और आप वेग भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी बोले, ठीक है। अच्छा, कुछ देर के लिए आप चाहें तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए माइक ऑन कर लीजिए, लेकिन बेवजह आवाज नहीं करें, ठीक है। देखिए, मैंने फिर से कहा कि हम एक क्लास की कल्पना करते हैं कि उस क्लास में 100 बच्चे थे, 100 बच्चों ने परीक्षा दी, हम उनके रिजल्ट का एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो हमने ग्राफ को डिवाइड किया कि भाई परसेंटेज और संख्या, 1 से 10% के बीच कितने बच्चे होंगे। अगर 100 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं किसी क्लास में, स्वाभाविक है 0 से 2-3 बच्चे ऐसे होंगे। कौन होंगे, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जिन्होंने एक आध पेपर दिया, नहीं बना तो छोड़ दिया, जो बीमार पड़ गए, ऐसे बच्चे 0 से 10%। 10 से 20% पे वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते परीक्षाओं पे, 2-3-4 पेपर दिया, कुछ लिखे नहीं, चले आए। ये कुछ 3 से 5 की संख्या में होंगे। 20 से 30 पे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, ज्यादा ही कमजोर हैं, गलत सब्जेक्ट ले लिया किसी ने। 30 से 40 पे आप देखेंगे कि ये करीब 15 से 20 बच्चे हो गए। 40 से 50 पे ये लगभग 25 से 30 होंगे। 50 से 60 पे शायद सबसे ज्यादा बच्चे होंगे
35 से 40 बच्चे इस पे होंगे, 60 से 70 पे घट के हो जाएगा ये फिर से मामला करीब 10 से 15। 70 से 80 पे आओ तो 4 से 5 बच्चे। 80 से 90 पे अगर आ जाओ तो आपको 2-3 बच्चे ही मिलेंगे। 90 से 100 पे अगर आप आओ तो आपको 0 से 1 आध बच्चा मिलेगा। तो आप नोटिस करें कि जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है उस पे चलने वाले स्टूडेंट का नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक निश्चित वेग ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा अणु गति कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम वेग को बढ़ाएं, परसेंटेज को बढ़ाएं, तो उन परसेंटेज पे बच्चों की संख्या फिर घटने लगती है। आणविक वेग में यही होता है कि जो ग्राफ मिलेगा वो आपको एक पहाड़ जैसा मिलेगा, पहले बढ़ता हुआ और फिर घटता हुआ। इससे पता क्या चलता है, पता चलता है कि बहुत कम या बहुत अधिक वेग पर, बहुत अधिक वेग, बहुत कम वेग मतलब यहां, बहुत अधिक वेग मतलब इधर साइड, वेग पर बहुत कम अणु होते हैं, है ना। जैसे आपकी कक्षा में बहुत कम परसेंट वाले भी बहुत कम होंगे और बहुत ज्यादा परसेंट वाले भी बहुत कम लोग होंगे। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, देखो इस वेग पे अणु बढ़ गए, इस वेग पे थोड़ा ज्यादा अणु हो गए, इस वेग पे और ज्यादा हो गए, अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है ना। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उस वेग पर गति करने वाले अणुओं की संख्या या प्रभाज में वृद्धि होती है। एक ऐसा वेग होता है जिस पर सबसे अधिक अणु गति कर रहे हैं, इस वेग को कहते हैं प्रायिकतम वेग। प्रायिकतम वेग से अधिक वेग पर फिर से अणुओं की संख्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो पहले तो 3-4 पॉइंट यही हो जाते हैं अपने। अब मान लो अगर हम तापमान बढ़ा दें तब क्या होगा। तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो जो अणु इस तरफ है वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी जिनका वेग कम है उनका थोड़ा बढ़ गया, जिनका बहुत कम है और बढ़ गया। तो ऐसे में होता ये है कि जो ग्राफ है उसकी ऊंचाई घट जाती है, लेकिन इधर वेग का मान बढ़ जाता है। अब आप नोटिस करें कि यहां से यहां तक इस रेखा पर गति करने वाले अणुओं का वेग या गति करने वाले अणुओं की संख्या लगभग समान है। तो इससे होता यह है कि प्रायिकतम वेग का मान दाईं ओर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। दूसरी बात, प्रायिकतम वेग के आसपास के वेग पर गति करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अब स्पष्ट रूप से प्रायिकतम बताना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा पूरा ग्राफ दाहिनी ओर सरक जाता है, जिससे प्रायिकतम वेग और उसके आसपास गति करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। या दूसरे शब्दों में ऊपर से नीचे, यानी हम ये कहें कि प्रायिकतम वेग पर गति करने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है और उसके आसपास गति करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, मतलब ये था कि पहले ये क्लियर था कि 50-60 पे 30-35 बच्चे होंगे, 35 से 40, लेकिन अब हुआ ये कि नहीं, इतना नहीं, अब होगा ये कि करीब करीब 45 से 65% के बीच आपके 60 बच्चे हो जाएंगे। तो बढ़ गया ना, 35 से 40 की तुलना में ज्यादा हो गए, लेकिन रेंज भी बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, ग्राफ की हाइट कम हो जाती है। हाइट कम हुई, संख्या कम नहीं। याद रखिए कि जो अणु पहले 40-50% ला रहे थे, अब वो भी 60-65 लाने लगे हैं। इसलिए अब ज्यादातर अणु क्या है,
एवरेज या एवरेज से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मैक्सवेल का वितरण, लास्ट में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। अगली चीज है संघटन संख्या या संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट का मतलब होता है टक्कर, तो कुछ नया मत समझना, ठीक है ना। संघट्ट संख्या या संघटन आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कितने बार टकराता है एक इकाई समय में। तो हम ये कहेंगे किसी निश्चित ताप व दाब पर 1 घन सेंटीमीटर गैस में उपस्थित अणु प्रति सेकंड कितने बार टक्कर करते हैं, इसको हम कहेंगे संघटन आवृत्ति। किसी गैस के 1 मिलीलीटर में उपस्थित कुल अणु 1 सेकंड में जितनी टक्कर करेंगे वो कहलाएगी संघटन आवृत्ति। इसके लिए सूत्र दिया गया है √2π न्यू सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, संघटन आवृत्ति। अब यहां पाई तक तो आप जानते हैं। न्यू क्या है हमारा, न्यू है औसत वेग या वी समझ लो, इसको छोटा वी मान लो, ठीक है ना। वी क्या है, औसत वेग। सिग्मा, सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका आणविक व्यास या संघटन व्यास। अब ये क्या है, जब दो अणु परस्पर नजदीक आते हैं, एकदम निकटस्थ हो, तो इन दोनों की त्रिज्याओं का योग ये कहलाता है आणविक व्यास, या इसी को संघटन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। और n आपका क्या है, अवोगेड्रो संख्या या मोलों की संख्या। ठीक है, अणुओं की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद संघट्ट व्यास मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि संघटन व्यास बराबर क्या होता है, जब दो अणु परस्पर एक दूसरे के अधिकतम निकट आते हैं तो एकदम टकरा नहीं जाते हैं, प्रतिकर्षण के कारण ये दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतम नजदीक आ जाए जब, तब इनके नाभिकों के बीच की दूरी का दूरी जो होती है उसको हम संघटन व्यास करते हैं। इसके बाद बारी आती है अगले टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। छोटा छोटा है, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, बाकी आप देख सकते हैं। अगली चीज है माध्य मुक्त पथ। माध्य मतलब औसत, मुक्त पथ फ्री वे, तो एवरेज फ्री पाथ बोलेंगे इसको, या मीन फ्री पाथ। होता यह है कि जब भी हमारा अणु गति करता है, कुछ दूरी तक वो सीधा चलता है, फिर दूसरे से टकरा जाता है, टकराता है तो दिशा बदल गई, थोड़ा सा चला फिर तीसरे से टकरा गया, दिशा बदल गई, फिर चौथे से टकरा गया, दिशा बदल गई, फिर पांचवें से टकराया, दिशा बदल गई। तो हर बार बराबर दूरी पे थोड़ा टकराता है, कभी जल्दी टकरा जाता है और कभी देर से टकराता है। तो ऐसे में इकाई समय में औसतन कितनी दूरी वह बिना टकराए तय करता है, यानी एक टक्कर के बाद औसतन कितनी दूरी तक बिना टकराए गति करता है, इसी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। अब ये कैसे निकालोगे, तो हम इकाई समय में कुल टक्करों की संख्या निकाल लेते हैं, इसको लैम्डा से दर्शाया गया है। लैम्डा बराबर होता है आपका कि कुल दूरी कितनी तय की इसने, तो L1 प्लस L2 प्लस बटा कुल टक्कर कितनी हुई n।
ठीक है। तो इकाई समय में तय की गई कुल दूरी बटा उतनी दूरी में वो कितने बार टकराया, इससे भाग देने पे हमको पता चल जाता है कि ये इतना। मान लो मैं कुछ उदाहरण लेता हूं कि एक सेकेंड में 4 बार टकराता है, लेकिन पहली टक्कर के दौरान दूरी तय करता है 20 सेंटीमीटर, दूसरे टक्कर में 10 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, और फिर 15 सेंटीमीटर। मान लो 5 टक्कर हो रही है, तो कुल कितना हो गया भाई? 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 100, 5 टक्कर हुई। तो ऐसे में 100/5 बराबर 20। हम ये कहेंगे कि अणु लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी बिना टकराए चलता है, ये उसका औसत माध्य मुक्त पथ होगा। ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पे, और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए। गैसों का द्रवीकरण। मैंने आपको कहा था ना कि गैसों को द्रव में बदलने के 2 तरीके हैं। एक दाब आरोपित करके, दूसरा तापमान को कम करके। तो रूम टेम्परेचर से कम तापमान आप नहीं प्राप्त कर सकते। फ्रिज जो है वो किसी सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे, यही देखना है। आप सारे लोग अपने घर में बैठ के एक प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव। और मैं इसका बढ़िया एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा जो राजस्थान के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं 2 सालों 3 सालों से, पता चला है। आप ऐसा कीजिए, अपनी हथेली को, ये वाले हिस्से को मुंह के नजदीक लाइए और ऐसे करके सांस छोड़िए उसके ऊपर। करके देखिए, तुरंत कीजिए, टाइम नहीं है। हो गया? ठीक। कैसा लगा? गरम लगा होगा। अब फिर से आप हथेली मुंह के पास लाइए, लेकिन इस बार सांस इस तरीके से छोड़िए, होंठ थोड़ा गोल करके, पतली धार में। कैसा लगा? ठंडा लगा? बिल्कुल वही मुंह है, वही हवा है, वही हाथ है, उतनी ही दूरी पर है। पहली बार गर्म लगा, दूसरी बार ठंडा लगा। यही जूल थॉमसन प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक छोटे से छिद्र से प्रसारित होने देते हैं, फैलने देते हैं, तो गैस का ये निम्न दाब है, तो गैस ठंडी हो जाती है, गैस के ताप में कमी आती है। इसी प्रभाव को कहा गया जूल थॉमसन प्रभाव, और इसी प्रभाव का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जूल थॉमसन प्रभाव कितनी कमी आई? तो म्यू जूल थॉमसन बराबर होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो इसको हम अगले साल, ये अगले साल पूरा डिटेल में है, इतना समझे केवल कि जब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस को जाने देते हैं एक छोटे छेद से, तो गैस का तापमान गिर जाता है। अब इसी को हमने आंतरिक कार्य से करना, गैस को हम द्रव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? एक उपकरण का वर्णन देखिए। बढ़िया वर्णन है, सिंपल है। तो बाहर से हमने हवा ले ली अंदर, और उसके बाद इसको बंद कर दिया। ठीक है ना? हवा को अंदर आने दिया, हवा बंद कर दी। ये हमारा एक पंप है।
पंप यानी कंप्रेसर, संपीड़क, जो फ्रिज के अंदर लगा रहता है, देखा ना वो। इसका काम है हवा के दबाव को बढ़ा देना। खूब दबाव लगाता है, हवा के दबाव को बढ़ा देता है, बढ़ा के इसको पहले ठंडे पानी में से गुजारता है, क्योंकि गैस को जब तक एक तापमान के नीचे नहीं लाया जाएगा तब तक गैस जूल थॉमसन प्रभाव दिखाएगी नहीं। तो हमको तापमान कम करना पड़ेगा। उसके बाद ये गैस धीरे धीरे इसमें प्रवाहित होती है और इस छोटे से छेद से बाहर निकलती है। तो स्वाभाविक है उच्च दाब पर जब गैस बाहर निकलेगी, निम्न दाब पे प्रसारित होगी, तो गैस का तापमान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो हर चक्कर में पहली बार गैस का तापमान 30 डिग्री था, फैलने के बाद 5 डिग्री घट गया, 25 डिग्री हो गया। अब इस 25 डिग्री वाले को यहां लेके जाएंगे, कि दूसरे चक्कर में 5 डिग्री और कम हो जाएगा, 20 डिग्री हो गया। तीसरे बार में 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5, 0 और कम। यानी कि हर चक्कर में गैस प्रसार में जो आंतरिक कार्य करेगी, ऊर्जा खर्च होगी, तापमान कम होगा, और एक तापमान गिरते गिरते इतना कम हो जाता है कि गैस किस में बदल जाती है, द्रव में। तो यहां गैस ने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ आंतरिक कार्य हुआ है। इसी इक्विपमेंट का डिजाइन बदल दो, डिजाइन में थोड़ा चेंज कर दो। अब गैस सीधा नहीं वापस जा रही है, यहां एक वाल्व लगा है। जब हाई प्रेशर पे गैस फैल के यहां आएगी तो उसको पहले इस पिस्टन को धक्का देना पड़ेगा। पिस्टन पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ये वाल्व खुलेगा, गैस फिर ऊपर जाएगी। तो यहां गैस 2 बार काम कर रही है। एक बार प्रसार कार्य हो रहा है, गैस फैल रही है, उसमें कार्य हो रहा है। दूसरी बार पिस्टन को धक्का दे रही है, उसमें कार्य हो रहा है। तो इसमें गैस ज्यादा जल्दी ठंडी होती है, क्रिया वही है, ठीक है ना। ये क्लॉड की विधि है जिसमें गैस 2 बार बाह्य कार्य भी कर रही है, आंतरिक कार्य भी हो रहा है। पहली विधि लिंडे की विधि थी जिसमें सिर्फ आंतरिक कार्य होता था। तो ये आपका है। द्रवित और संपीड़ित गैस के उपयोग क्या है? द्रव अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड प्रशीतक यानी ठंडा करने वाली चीजों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। द्रव वायु रॉकेट, सुपरसोनिक वायुयान, बम में ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है। द्रव क्लोरीन सोडा फव्वारे के रूप में इस्तेमाल होता है। द्रव ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग आप जानते हैं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में अभी कोरोना के टाइम में सिलेंडर में क्या भर के भेज रहे थे, ऑक्सीजन ही तो था। द्रव नाइट्रोजन प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है। द्रव हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में होता है। ढेर सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।